अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने ला रहे हैं। मुर्तज़ा सोलंकी साहब हस्ब मामूल मौजूद हैं, लेकिन आज हमारी एक मेहमान शख्सियत जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, अफरा सियाब खटक साहब सियासतदान भी हैं, दानिश्वर भी हैं, पुराने एक्टिविस्ट भी हैं और अब लिखते भी हैं। आप इनकी तहरीरें भी पढ़ते हैं, आप इनकी बातें भी सुनते हैं। तो आज इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हम आज का जो मौजू है वो 18वीं तरमीम और नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो उसकी तश्कील नौ की जा रही है, ताकि एक नया अवार्ड जो है वो तश्कील किया जाए। ये क्या मामला है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये कामयाब होगा और या नहीं, और इसका आगे सूबों की और मरकज़ के दरमियान जो ताल्लुकात हैं और जमहूरियत पर क्या असरात हाइल होंगे। तो मैं इससे पहले कि मज़ीद बात करूँ, मैं सोलंकी साहब की तरफ जाऊँगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप गुफ्तगू का आगाज़ करें खटक साहब से और फिर मैं आपको जॉइन करता रहूँगा। शुक्रिया रज़ा। अफरा सियाब खटक साहब की जो सियासी अपनी ज़िंदगी है, उसमें जिस तरह की सियासत उन्होंने की है, उसमें एक अहम उनकी सियासत का हिस्सा सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से जदोजहद भी है। और पाकिस्तान के अंदर जो एक कसीरुल लिसानी और कसीरुल कौमियती जो माहौल है, उसमें तमाम जो वफाकी इकाइयाँ हैं, उनके हुकूक के लिए वो जदोजहद करते रहे हैं। और आज जो हम नेशनल फाइनेंस कमीशन, 10वां नेशनल फाइनेंस कमीशन जो दोबारा तश्कील दिया गया है, उसके हवाले से जो बहस जो चल निकली है, उसमें ये बताना भी ज़रूरी है कि मौजूदा जो नेशनल फाइनेंस कमीशन आइन के तहत है, उसमें 18वीं तरमीम का बड़ा हिस्सा है। जी। और खटक साहब 18वीं तरमीम के वक्त सेनेटर थे और उस ग्रोह में शामिल थे जिन्होंने 18वीं तरमीम को तश्कील दिया। तो ये अपने जो नाजरीन हैं उनको बताना भी ज़रूरी है। खटक साहब, अब 10वां मालियाती कमीशन सदर साहब ने तश्कील दे दिया है, तो आपने वो नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा और उसमें क्या काटा पीटी हुई है वो भी देख ली होगी, किन अफराद को शामिल किया है वो भी देख लिया है। तो अब आप क्या कहते हैं कि ये किस तरफ लेकर जा रही है हमारी हुकूमत? जी, सोलंकी साहब, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश ये है कि ऐसे नज़र आ रहा है कि ये जो कमीशन की तश्कील हुई है, वो जो शायर ने कहा है ना, मेरी तश्कील में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की। इसमें जो मेंबरान डाले गए हैं और जो टीओआर्स दिए गए हैं, उसमें खुले तौर पर आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी हुई है। मसलन मुशीर खजाना कैसे या मुशीर इक़्तिसादी अमूर कैसे मेंबर इसके बन सकते हैं, वो तो वजीर खजाना होते हैं जो आइन में लिखा हुआ है। इसी तरह से एक इजाफी आदमी को भी उन्होंने उसमें डाला हुआ है। फिर टीओआर जो दिए हुए हैं वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। इसमें जो टैक्सों की तकसीम है, जो आइन के अंदर लिखा है, जो अखराजात हैं, वफाकी अखराजात हैं, उनका ब्रेकअप इन्होंने ऐसे डाला हुआ है जिसमें असल में ये जस्टिफाई करना चाहते हैं जो 7वां अवार्ड था जो जमहूरी हुकूमत के दौर में 2009 में तश्कील पाया था, जिसके अंदर सूबों को 57.5% और वफाक को 42.5% का हिस्सा तय पाया था, उसको बदलना चाहते हैं। वो भी डिविजिबल पूल का, खटक साहब, जो वो पूरे जो बजट है उसका हिस्सा सूबों को नहीं था, बल्कि डिविजिबल पूल का ये था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो काबिल तकसीम वफाकी आमदनी है, आयदात है, आमदनी है, उसको तकसीम करने के लिए जो फार्मूला था उसको बदलना चाहते हैं। लेकिन उसमें मुश्किल उनके लिए ये है कि उसको जो आर्टिकल 160 का सेक्शन 3 है, उसमें 3A डाला था 18th अमेंडमेंट के दौरान, ताकि उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, ताकि जो सूबों को इख्तियारात मिलने जा रहे थे उनको सूबों के मालियाती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। अब होना तो ये चाहिए था कि सूबों के मालियाती वसाइल बढ़ें, क्योंकि उनको जो नए इख्तियारात मिले हैं उसके लिए उनको मालियाती वसाइल की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर जो इस्लामाबाद में ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी, चाहे वो फौजी ब्यूरोक्रेसी है,
उनका यह है कि वो एम्पायर चलाना चाहते हैं, वफाकी जमहूरी निज़ाम को उन्होंने हज़म नहीं किया, 18th अमेंडमेंट को उन्होंने कबूल नहीं किया है। तो उन्होंने एक तरीका निकाला है कि एक तरह से एनएफसी अवार्ड के जरिए ये जो पूरा 18th अमेंडमेंट है इसको एक टेक्निकल नॉकआउट दिया जाए। खटक साहब, ये जरा बताइए कि ये जो इन्होंने तश्कील दिया है सदर साहब ने, नेशनल फाइनेंस कमीशन, उसके अंदर इस तरह की बात आज मैंने पढ़ी अखबार में कि अगर आप आर्टिकल 160 पढ़ें, उसके अंदर जो जो अज्जा हैं जिससे वो काबिल तकसीम महासिल बनते हैं, डिविजिबल पूल बनता है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज जो है वो भी शामिल है, इनकम जो है। तो उसमें खबर थी द न्यूज़ में मेहताब हैदर की कि उसमें से इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है वो निकाल देंगे। तो वो उसको कैसे निकाल सकते हैं? वो तो आइन के अंदर लिखा है। जी बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ये गैर आइनी बात है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, आइन के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। देखिए ना, मुशर्रफ की जो टीम थी, जनरल मुशर्रफ की, वो पावर में आई है, उसको इंडक्ट किया गया है, तो लेकिन इस पर इक्तिफा नहीं कर रहे। ये वो उस फार्मूले को भी वापस लाना चाहते हैं जो 2006 में जनरल मुशर्रफ ने यकतरफा तौर पर मुसलत कर दिया था बगैर किसी कमीशन के तस्वीर के। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह की चीज लाना चाहते हैं और सूबों के वसाइल काटना चाहते हैं। उसके लिए इन्होंने बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए हैं। मसलन जो विफाक के अखराजात हैं, मसलन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये विफाक के अखराजात का हिस्सा है, इसमें शक नहीं है, लेकिन इनको अलग से लिखा गया है। या दिफाई अखराजात हैं या दूसरी चीजें हैं जो विफाक करता है, लेकिन सूबों के जो अखराजात हैं उसकी कोई तफसील नहीं बताई। हालांकि सूबों के अखराजात अगर लिख दिए जाएं तो शायद वो ज्यादा अपीलिंग होंगे, लेकिन उनको नहीं लिखा गया क्योंकि उसको तो वो काटना चाहते हैं। फैसला तो ये है कि सूबों से मालियाती वसाइल छीन लिए जाएं, तो सूबे चीखेंगे कि भाई ले जाओ ये अतावी तरमीम के जो इख्तियारात हमारे हैं, जो वजारतें आपने दी हैं, हम नहीं चला सकते इसलिए कि पैसे नहीं होंगे। ये तो ऐसी बात है जैसे आप कहें कि सूबे हर हफ्ते एक एक खलाई सयारा आसमान में भेज सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उसके लिए जो वसाइल दरकार हैं वो सूबों के पास नहीं है। तो ये एक टेक्निकल नॉकआउट के लिए खेल खेला जा रहा है। और देखें ना, मेंबर किस तरह डाले गए हैं। बलूचिस्तान के साथ वही हुआ है जो बलूचिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ होता है। नाम बलूचिस्तान का होता है लेकिन खिलाड़ी बलूचिस्तान के नहीं होते। तो अच्छा, लेकिन बात यह कि ये आप दोनों से मेरा ये सवाल है कि ये इसकी जो तकनीकी तरीकाकार ढूंढ रहे हैं, सारी बात है वो शॉर्टकट्स देख रहे हैं, क्योंकि मईशत सुकड़ गई है, -2 से भी शायद नीचे गिर जाएगी। तो मरकज और जो है सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आपने उसकी बात की, अब उनको इस वक्त यही फिक्र लाहक है कि वो खर्चा कैसे निकालेंगे आने वाले बजट में। उनकी जो एक्सपेंडिचर्स है उनको काटना पड़ेगा। तो ये सारा तो एक लॉजिक समझ आती है इसकी, अगरचे कि ये लॉजिक नहीं है क्योंकि सूबों और मरकज का मसला होगा। लेकिन क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? ये जो पूरी अब नई एक, क्योंकि देखें इससे तो एक नई बहस भी छिड़ेगी और इससे मजीद जो है इंस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी मुल्क में। जारी बात है, एक तनाव तो आ जाएगा ना। ये 2018 के बाद जिस तरह का सेटअप मुल्क के ऊपर मुसलत किया गया है, उसका तरीके वारदात ये है कि बात बताते नहीं है, जो असली बात है वो करते नहीं। मसलन अभी देखें ना, कोरोना के लिए ये एक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, लेकिन कह नहीं रहे। कह ये रहे हैं कि कह रहे कि गरीबों की वजह से, हमारे जो दिल में दर्द है उसकी वजह से हम लॉकडाउन नहीं कर पा रहे। लेकिन असल ये इसी तरह से 18वीं तरमीम को खत्म करना चाहते हैं। अगर ये मसाइल की बात करें, मसाइल की बात हम सब करना चाहते हैं, मसाइल पर हम सब बात करने के लिए तैयार है, क्यों नहीं। अगर मुल्क के मसाइल है तो उनको जरूर हम डिस्कस करें, उसके लिए रास्ता निकालें, मईशत के लिए रास्ता निकालें। लेकिन असल बात तो ये नहीं है। ये तो असल में सूबों के लिए, सूबों का हिस्सा काटना चाहते हैं, उसके लिए बहाने देख रहे हैं, उसके लिए एक तरह से ऐसी बहाने तराश रहे हैं कि जिसकी वजह से ये कह सकें कि बस जी वो जो फार्मूला था 2009 वाला। लेकिन देखें, ये बात बहुत अहम है रूमी साहब कि ये जो पोस्ट 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान है, ये एक ज्यादा मजबूत विफाकी निजाम है। इसको पीछे ले जाना ये 2006 नहीं है। ये ऐसे होगा कि आप
2020 में 1 यूनिट मुसलत कर दे मुल्क के ऊपर, ये इस तरह होगा। इनको अंदाजा नहीं है कि इसके क्या अवाकिब होंगे। इनको अंदाजा नहीं है कि अगर धोखे के जरिए 18th अमेंडमेंट को तखरीब करने की कोशिश हुई, खराब करने की कोशिश हुई, तो उसके बड़े मनफी नताइज बरामद होंगे, पूरे मुल्क के लिए बरामद होंगे। और मैं समझता हूँ छोटे सूबों के लिए तो एक तरह से बहुत मुश्किलात पैदा होंगी, और ये जो मुल्क के अंदर बेचैनी है, महाजराई है और फॉल्ट लाइन्स हैं, ये बढ़ जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि हमें बदकिस्मती से जो 1971 के वाकयात हैं, उससे पहले 1960 और 1950s में जो हम करते रहे थे, मैं समझता हूँ कि वो हमें नहीं भुलाना चाहिए। और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि एतमाद के साथ सबको लेकर साथ चलें, एक जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से मुल्क को चलाएं। बिल्कुल। और सोलंकी जी 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 रजा बात हाँ, सोलंकी साहब, मैं आपसे पूछता हूँ ये वाला सवाल कि आप कैसे देखते हैं कामयाबी इसमें हासिल होगी, और अगर हो भी जाती है वक्ती, तो जो खटक साहब कह रहे हैं इसके जो मनफी असरात होंगे फेडरेशन पर, उनका क्या किया जाएगा? क्योंकि ये तो एक नया पेंडोरास बॉक्स भी खुल जाएगा और एक नई महाजराई बन जाएगी छोटे सूबों और मरकज के दरमियान। देखें, मेरी नजर में तो 18वीं तरमीम का रोल बैक उसके मंजूरी के बाद ही शुरू हो गया था। 2010 में जब 18वीं तरमीम आ गई, तो उसके तहत 17 वफाकी वजारतें सूबों को डिवाल्व की गई थी। सही। और फिर उसी वक्त में अभी यूसुफ रजा गिलानी साहब ही वजीर आजम थे कि इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने वही वजारतें जो डिवाल्व की थी सूबों को, वो नए नामों के साथ वफाक में कायम करना शुरू कर दी। ठीक। वो चाहे वो फूड हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, और ये काम जो है वो जारी रहा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में। तो अमलन उन्होंने वो अखराजात जो कम करने थे वफाक के, वो उन्होंने उसी तरह से बरकरार रखे। उसमें एक तो ये किया, दूसरा उन्होंने ये किया कि अखराज जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो अगर 17 इसका मतलब तो ये होगा ना कि जब आपने 17 वफाकी वजारतें सूबों को दे दी, तो 17 वफाकी सेक्रेटरी नहीं बनेंगे, उतने 17 नए वफाकी वजीर नहीं बनेंगे, अखराजात कम होंगे। लेकिन हर सियासतदान, सेनेटर और कौमी असम्बली का रुकन चाहता है कि उसकी गाड़ी पे झंडा हो, और हर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो चाहता है कि वो सेक्रेटरी बने। तो अखराजात उन्होंने कम करने के बजाय बढ़ा दिए। अब ये जिस तरीके से इन्होंने एनएफसी दोबारा तश्कील देने की कोशिश की है, अब सूबों का तो सबसे ज्यादा खर्चा है तालीम और सेहत। अब उसके लिए उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि सूबे बकौल खटक साहब के कहेंगे कि भाई आप तालीम भी खुद ही चलाएं, सेहत भी खुद चलाएं, हम जो है वो मजबूत मरकज वाला 56 वाला 1 यूनिट वाला जो निज़ाम है उसको दोबारा कबूल कर ले। ठीक, बिल्कुल ठीक, बड़ी आपने सही बात की। बहरहाल आप कुछ पूछे थे खटक साहब से, आप अगर वो खटक साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी जी। मैं ये अर्ज करना चाहता था कि पाकिस्तान की मुश्किल ये है कि यहाँ पे हमारा जो विफाक है, ये एक तरह से अदब तवाज़ुन की वजह से डानवा डोल रहा है। 1971 से पहले बंगाल की आबादी ज्यादा थी, और उसको काउंटर करने के लिए 1 यूनिट का तरीका इख्तियार किया गया, उसके आबादी के वजन को कम करने के लिए, और उसके लिए पैरिटी का निजाम लाया गया, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से उसके बाद जो 73 के बाद ये हुआ कि एक सूबा पंजाब जो है उसकी आबादी 3 सूबों को मिलाकर आबादी से भी बड़ी है। तो ये अदम तवाज़ुन कौमी असम्बली में है, जिसकी वजह से वफाकी निज़ाम, सेनेट और ये चीज़ें इख्तियार की गई हैं ताकि एक जो मेजॉरिटेरियन टेरेनी है वो ना आ जाए। लेकिन मुश्किल हमारी ये है कि जो हमारा मरकज है, जो वफाकी ढांचा है, वो कोई न्यूट्रल बॉडी तो नहीं है। वो तो जो बड़ा सूबा है उसकी ब्यूरोक्रेसी के एक्सटेंशन है। तो एक तरह से एक बिग ब्रदर जो है वो एक जो हमारे कौमी तराने में भी है ना, कौम मुल्क सल्तनत, तो वो सल्तनत के तरीके से सोचता है, वफाकी जमहूरी तरीके से नहीं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनको ये रवैया बदलना चाहिए और 18वीं तरमीम को इंटरनलाइज करना चाहिए, क्योंकि देखे ना, विफाक पाकिस्तान की बड़ा मुल्क है और इसमें तनवो है।
इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं, तो इसकी बेहतरी के लिए वफाक और जो इसके अंदर डाइवर्सिटी है उसको कबूल करने की ज़रूरत है। और ख़ुसूसन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा जिस तरह से पीछे रह गए हैं इक़्तिसादी तरक्की में, अगर आप पंजाब के साथ कंपेयर करेंगे तो ऐसे होगा जैसे अफ्रीका के मुल्क का यूरोप के साथ आप मुवाज़ना कर रहे हो। तो ये इस तरह का ये अदम तवाज़ुन जो है ये लॉन्ग टर्म में उसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बजाय इसके कि हम साजिशें करें, एक दूसरे के साथ बैठें, खुले दिल से बात करें। जो जेन्युइन मसाइल हैं सब लोग उस पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये जो खिलवाड़ है जो आइन के साथ खेला जाता रहा है, खुदा के लिए उसका अब खात्मा होना चाहिए। सही, सही। सोलंकी साहब। जी, खटक साहब, जो आर्टिकल 160 है वो आपने तो ज़ाहिर है पढ़ा भी है, आपने उसमें तरमीम भी की है, 3A का भी आप जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर कहीं ये नहीं लिखा कि सदर साहब वज़ीर आज़म को ये अख्तियार दे सकते हैं कि वो एडवाइज़र को जो है वो लगा दें उसमें कि वो सरबराही करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन की। तो सदर के पास ये अख्तियार कैसे है? अब क्योंकि एडवाइज़र है इस वक्त फाइनेंस का, तो अमलन वज़ीर ख़ज़ाना इमरान खान खुद हैं, तो वो तो या खुद आकर बैठें। तो ये आरिफ अलवी साहब के पास या इमरान खान के पास ये अख्तियार कहाँ से आ जाएगा कि जो आइन के अंदर जो लिखा है उसमें कामा फुल स्टॉप को भी तब्दील कर सकें? ये इसको वो कैसे करेंगे? या इसी तरह से उसमें लिखा है टीओआर में कि सिक्योरिटी अखराजात को भी जिक्र करेंगे, जो इदारे वफाक के जो नाकाम हो रहे हैं, जिसमें लॉसेस हैं, जैसे स्टील मिल है, पीआईए है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर, एजेके गवर्नमेंट, गिलगित बल्तिस्तान, तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक उनको पूरे शहरी हुकूक नहीं है, वो उस तरह से वफाक का हिस्सा नहीं है, तो उसको आप एनएफसी में कैसे ला रहे हैं, जबकि आपने एजेके और गिलगित बल्तिस्तान को अपने वफाकी इकाई के तौर पर तस्लीम नहीं किया, उनकी सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है, तो आप उसको ये कैसे कर रहे हैं? ये सब कुछ ये कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है, ये आईनी तौर पर नहीं हो सकता, लेकिन आईनी तौर पर तो तब बातें आएंगी जब आइन का तकद्दुस होगा, जब उसको मानेंगे और समझेंगे। देखें ना, जनरल मुशर्रफ ने 2006 में खुद एक अवार्ड बनाया जो उसको कोई इख्तियार नहीं था। ये तो मैंने जैसे अर्ज किया ना, जनरल मुशर्रफ का तरीके वारिदात जो है वो मुल्क में लौट आया है, और ये ऐसी बात है जैसे आपने आइन की बात की, एक दूसरे मुल्क में, मगरबी मुल्क में किसी आदमी से एक दूसरे आदमी ने पूछा कि क्या गंदगी के ढेर पे खड़े होके इबादत हो सकती है? उस आदमी ने कहा मैं जब कर रहा था तो हो रही थी, ज़ाहिर वो गिरा तो नहीं था, लेकिन ये था कि वो तो ज़ाहिर है कि आप जो चीज मानते हैं उसके मुताबिक उसका तकद्दुस होता है। तो आइन के साथ खिलवाड़ की बात मैंने इसलिए की थी कि जनरल मुशर्रफ का तरीका वारिदात लौट आया है, और इस तरह से अगरचे उसका रस्मी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तरीके वारिदात बिल्कुल बायद ही वही है जो उनके रिजीम में था। लेकिन आगे चलकर ये बहुत इसके असरात होंगे। जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था, मुझे याद है पहले दिन उसने अपनी तकरीर में कहा था कि मुल्क जो है वो दरख्त है, और जो मुल्क का वजूद है वो उसकी जड़ें हैं, और जो शाखें हैं वो उसका आइन है। तो आप शाखें कभी कभी काट भी लेते हैं ताकि दरख्त जो है वो फले फूले। तो इस पर आपने अजीज सदीकी साहब ने अगले दिन लिखा कि जनाब आपकी तशबीह गलत है, आपका मुवाजना गलत है। उन्होंने कहा कि मुल्क जो है वो वजूद है, बॉडी है, और आइन उसकी रूह है। अगर आप रूह छीन लेंगे तो ये वजूद सलामत नहीं रहेगा। बदकिस्मती से हम लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है। ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बुनियाद पर मुल्क मुत्तहिद है, और जिसकी बुनियाद पर एक कॉमन कम्युनिटी, एक पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तानी मुल्क है, उसको अगर आप उसकी बुनियाद को उखाड़ देंगे तो खुदा न खास्ता उसके आगे चल के बहुत खौफनाक नताइज बरामद होंगे। इसलिए हम यही गुजारिश करना चाहेंगे खिलाड़ियों से कि फुटबॉल खेलते हुए आप बाल को बगल में दाब के गोल की तरफ ना चलें, रेफरी को सुने और रूल्स ऑफ द गेम को मानें। खटक साहब, मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या जो सियासी जमातें हैं जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है या सिविल सोसाइटी है, ये जो जिस तरीके से इन्होंने आपके बकौल गैर आइनी तरीके से तश्कील दिया है नेशनल फाइनेंस कमीशन, इसको चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? और अगर कर सकते हैं तो आपको क्या नजर आता है कि कोई
सूरत है इसकी बेहतरी की? करना उनको चाहिए जरूर, ये जो जुडिशल रेमेडी को उन्हें जरूर करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। होगा क्या वो तो और बात है। जाहिर है कि हम लोगों ने कई महीने पहले जो हमारे सूबे में एक्शन एड ऑफ सिविल पावर के रेगुलेशन को हमने चैलेंज किया है, मैं और 3-4 हमारे दोस्त हमने किया है, लेकिन वो बेंच एक दफा टूट गया, वो दोबारा बन नहीं रहा। तो वो तो पता नहीं नतीजे क्या होंगे, लेकिन गुजारिश है कि करना जरूर चाहिए। ये बहुत अहम बात है कि जो आइन के तहत जो इदारे रेमेडी फराम कर सकते हैं, बदकिस्मती से पार्लियामेंट को भी साइडलाइन किया गया है। आपने सियासी पार्टियों की बात की है, पीपल्स पार्टी मेरा ख्याल है कि 18वीं तरमीम को डिफेंड करना चाहती है, बलोच और पश्तून नेशनलिस्ट भी उनके साथ खड़े होंगे जरूर, लेकिन ऐसे मालूम होता है कि थोड़ा सा नून लीग, अगर सारी नून लीग नहीं है, लेकिन उसके एक हिस्से को ऐसे मालूम होता है कि ऑन बोर्ड लाया गया है इस सारे किस्से में। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जो पंजाबी ब्यूरोक्रेसी है उसका हम ज्यादा उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन जो सियासतदान हैं, जमहूरियत के अलमबरदार सियासतदान और वोट को इज्जत देने वाले, उनसे जरूर दरखास्त करेंगे कि वो विफाक का ख्याल रखें। ये पूरा मुल्क उनका है, एक सूबा उनका नहीं है, वो पूरे मुल्क के लीडर उनको बनना चाहिए। तो उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें, और सियासी पार्टियां जिन्होंने मिलकर किया था सब इस 18वीं तरमीम को, उनको आइन की हिफाजत करनी चाहिए, और जो आईनी इर्तिकाब हुआ है 18वीं तरमीम की सूरत में, उसकी भी हिफाजत करनी चाहिए। बहुत खूब। देखिए खटक साहब, ये आपने पीपीपी की बात की है, मेरे ख्याल से इस वक्त, चूंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बाकी लोगों की अहमियत नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन चूंकि सिंध में उनकी हुकूमत है इस वक्त और सेनेट में उनके पास खातिर खा एक नंबर ऑफ सेनेटर्स भी है, तो पीपीपी की अददी एतबार से भी और फेडरेशन में तो में भी एक हैसियत है। लेकिन बात आपने बड़े पते की है कि जो हिस्सा आपने कहा नून का उसको ऑन बोर्ड लाया गया है, तो पीपीपी को भी हमने देखा है कि उसको भी ऑन बोर्ड लाना जो है आर्म ट्विस्टिंग करके वो होता आया है, चाहे वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या दीगर फैसले हो। तो आप क्या देखते हैं कि पीपीपी जो है वो रेजिस्ट कर पाएगी इस पूरी जो एक ऑन स्लॉट है? ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके ऊपर जबरदस्त दबाव है, और आपने देखा कि उनकी हुकूमत को एक तरह से मुहासरे में रखा गया है। हालांकि उनकी जो कोरोना के बारे में पॉलिसियां हैं काबिल तहसीन हैं, उनकी सूबाई हुकूमत ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन उसके बदले में उनको जिस तरह से उनकी मजम्मत की गई है, उनको एक तरह से बदनाम करने की कोशिश हुई है, और दूसरी चीजें भी, दबाव भी डाले गए हैं, और मैं नहीं जानता कि उस दबाव का नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन पीपल्स पार्टी को जैसे सियासी कारकुन के तौर पे मैं देखता हूं, तो मेरे ख्याल में वो एफोर्ड कर नहीं सकते। अगर वो इसकी 18वीं तरमीम से पीछे हटते हैं, तो ये उनकी सियासत के लिए बहुत मुश्किल होगा, और उनकी अपनी सियासत को आगे लाना या चलाना। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि वो मुजामत जो है वो करेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा, वो भी दुरुस्त है। हमारे सामने अभी हाल ही में जो कानून साजी हुई थी, जिसके बारे में उनका कहना था कि नहीं होगा, लेकिन फिर आखिरी 12 मिनट में फिर वो कानून साजी हो गई। तो कह नहीं सकते, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सियासत जो है वो उस दिन तमाम नहीं होगी जिस दिन इन चीजों पे वोटिंग होगी या इस पे बहस होगी। सियासत के जो आगे हमने जवाब देना है तारीख को भी और अवाम को भी, वो भूलना, सियासतदानों को नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। तो मेरे ख्याल से इसी उम्दा नोट के ऊपर आज की गुफ्तगू हम खत्म करते हैं कि तारीख जो है और तारीख में क्या कहा जाएगा, और अवाम का मफाद जो है, वेलफेयर जो है, वो सियासतदानों और सियासी पार्टियों के लिए मुकद्दम होना चाहिए। बाकी इक़्तिदार तो आना जाना होता है, वो कभी आएगा कभी जाएगा। तो बहुत शुक्रिया खटक साहब, थैंक यू सोलंकी साहब। इंशाल्लाह ये हम इसको जारी रखेंगे अपने सिलसिले को।